नमस्कार। राजस्थान इतिहास आरएस की जो सीरीज अपनी चल रही है, इसमें आज मैं नया अध्याय आपके सामने लेकर आया हूँ। बिल्कुल नया सत्र है और नया अध्याय है, महाजनपद युग। पहली बात तो ये कि महाजनपद का अर्थ क्या है। महाजनपद का मतलब होता है जन, जो शब्द बना है वो जनता से बना है, यानी कि इस शब्द जनपद शब्द का अर्थ यही निकलता है कि जहाँ जहाँ जनता के पद यानी कि पैर गिरे, वो इलाका जहाँ उनके द्वारा शासित भूमि थी, वो इलाका जनपद कहलाया। जनपद एक तरह के छोटे छोटे कबीले, छोटे छोटे आप शासन इकाइयां कह सकते हैं। जब उन्होंने अपने सैन्य पौरुष के दम पर अपने राज्यों का, अपनी सीमाओं का विस्तार किया, तो यही जनपद आगे जाकर आपको महाजनपद के रूप में भी नजर आते हैं। प्रश्न ये उठता है कि साहब महाजनपद युग कब से कब तक राजस्थान में रहता है, तो इसका स्पष्ट जवाब है 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का। मोटे तौर पर आप इसको एक कालखंड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब सिकंदर का भारतवर्ष पर आक्रमण हुआ था, तो भारतवर्ष की उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश पर जो छोटे छोटे गणराज्य थे। अब एक बात मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूं, गणराज्य शब्द का अर्थ बिल्कुल ये नहीं कि ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। असल में यहाँ पर निर्णय बहुमत से होता था, लेकिन एक ही परिवार के कई सारे सदस्यों में से किसी एक को चुनना होता था। आप मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि यह शासन प्रणाली एक तरह से अर्ध राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। यहाँ पर जनता को चयन का अधिकार नहीं था। चयन, उसके सामने ऑप्शंस रखे जाते थे कि भाई आपको ये चुनना है। जैसे मालवा जनपद के अंदर बिल्कुल एक निश्चित नियम था कि जो प्रबल सेनानायक होगा, जो दुर्धुष योद्धा होगा, वही राजगद्दी पर शासन को संभालेगा, क्योंकि वो ज्यादा कैपेबल है अपनी सीमाओं की रक्षा करने को। और दूसरी बात, चूंकि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में जितने भी छोटे छोटे कबायली गणराज्य थे, उन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा सिकंदर से लोहा लिया। अब जो लोमहर्ष संघर्ष हुआ दोनों पक्षों के बीच में, सिकंदर का जितना विनाश कर सकते थे, मालव हो, योधे गणराज्य हो, तमाम जितने वहां पर शिव जनपद, जो तमाम जितने भी वहां पर गणराज्य थे, लेकिन चूंकि गणराज्यों के संसाधन, रिसोर्सेज इतने कम थे कि इन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा सिकंदर के लौटने के पश्चात भी, क्योंकि जब सिकंदर लौटा तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी कि अपने ग्रीक गवर्नर्स को अपने जीते हुए प्रदेश में छोड़ के चला गया। तो सिकंदर के लौटने के बाद भी इन गणराज्यों के सामने अपने अस्तित्व की सुरक्षार्थ जो उस समय फौरी तौर पर इनको एक हल नजर आया, वो ये था कि पंजाब वाली सीमा से निकलकर भारतवर्ष के अंदर जो राजस्थान का इलाका पड़ता था, यहाँ पर आते। इस प्रकार से 300 ईसा पूर्व के आसपास हमें पंजाब की सीमा से निकलकर ये गणराज्य राजस्थान की सीमा में आकर हमें जमते नजर आते हैं। सबसे पहले राजस्थान के जिस हिस्से में ये गणराज्य आते हैं वो पूर्वी राजस्थान है, जहां पर मत्स्य जनपद ऋग्वैदिक काल के दौर से पहले से ही मौजूद था। तो राजस्थान की भी यदि हम बात करें तो सबसे प्राचीन जनपद में मत्स्य जनपद आएगा। इसके अलावा एक जनपद और है जिसका संबंध राजस्थान के का बड़ा ऐतिहासिक रहा है, शूरसेन जनपद। शूरसेन के अंदर आप अलवर, भरतपुर, धौलपुर का कुछ हिस्सा ले सकते हो, क्योंकि ये यूपी के मथुरा जनपद से संबंधित था। इसकी शूरसेन जनपद की राजधानी, कैपिटल ही मथुरा थी, जिसको मथुरोई के नाम से भी ग्रीक जो लिटरेचर है वहां पर उल्लेखित किया गया है। इस अध्याय के अंदर हम एक नक्शे के जरिए इन तमाम जनपदों को समझने का प्रयास करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैप बेस्ड जो टीचिंग होती है उसको आप बेहद पसंद करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम ओरिएंटेड होती है। हम इधर उधर की लफाजी में नहीं उलझते हैं। आइए सीधी बात करते हैं जनपद की। अब चूंकि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो मैंने आपको दे दी कि साहब ये जनपद जब सिकंदर का आक्रमण भारतवर्ष पर होता है, तो आप ये देखिएगा, ये जो एरिया है इसको हम बेसिकली कहते हैं NWFP, यानी कि नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आप हिंदी में उत्तरी पश्चिमी सीमांत एरिया के नाम से भी पुकार सकते हैं। याद रखिएगा, उत्तरी पश्चिमी सीमांत। तो जिस समय सीरिया से आप बैक्ट्रिया प्रदेश से जब सिकंदर का, जिसको आप अलेक्जेंडर के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया पंजाब नदी का एरिया था, ठीक है जी। तो जिस समय पंजाब में सिकंदर का आक्रमण हुआ तो यहाँ पर उस समय कई छोटे छोटे गणराज्य थे। इन गणराज्यों ने यूनानी आक्रमण, यूनानी की महानता, ग्रेटनेस, और इनका जो आप कह सकते हो सैन्य पौरुष था, उसकी चूलें हिला दी थी। सिकंदर को की ताकत को घुटनों के बल बैठने को मजबूर कर दिया था, और सिकंदर को व्यास नदी के
किनारे से वापस भारत को छोड़कर लौटना पड़ा था। ये इन गणराज्यों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन चूंकि लिमिटेड रिसोर्सेज थे, कब तक ये लड़ते, और समझदारी और समय का तकाजा भी ये होता है कि जैसे वक्त की मांग हो, आप वैसे अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लीजिए, क्योंकि जीवित रहोगे तो शायद बदला ले सकोगे, अपनी सर्वाइबिलिटी को ज़्यादा अच्छे से अपने नेक्स्ट जनरेशन तक कर सकते हो। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर के संघर्ष के दौरान अपने अस्तित्व की रक्षा 300 ईसा पूर्व के आसपास ये जो जनपद थे ये माइग्रेट होकर राजस्थान के अंदर आते हैं। अब इनका जो दौर है वो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक रहता है। राजस्थान के जिस हिस्से में आते हैं वो पूर्वी राजस्थान वाला एरिया है। तो अब मैं आपको ये तो मैप बेस्ड एक तरीका हो गया, और राजस्थान के नक्शे में अभी सारे जनपद मैं आपको एक साथ ले ही लूंगा, लेकिन अब मैं आपको एक एक करके तमाम जनपदों की जानकारी को जो एग्जाम की जो डिमांड होती है उसके अनुसार देने जा रहा हूं। तो यदि प्रश्न हमारा निकल कर ये आता है कि साहब जनपद का पहली बात तो अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर दो शब्द निकल रहे हैं, जन प्लस पद। ठीक है जी, हमें जो अध्याय आज पढ़ने को मिल रहा है वो है, याद रखना, महाजनपद युग। तो जन का मतलब यहाँ पर असल में निवासियों से है, आप कह सकते हैं जनता से है। ठीक, और पद जो शब्द बन रहा है वो पाद अर्थात पैरों से बन रहा है, अर्थात ताकत के दम पर विशिष्ट एक समुदाय या नागरिकों या जनता या निवासियों या कबायली नागरिकों के द्वारा जिस भूमि पर उनके पैर गिरे वहां पर उन्होंने अपनी एक प्रकार की जीवन शैली, रहन सहन, खान पान स्थापित कर लिया, अपने बाहुबल से अपनी संप्रभुता वहां पर स्थापित करी। वो छोटे छोटे राज्य, याद रखिएगा, वो छोटे छोटे राज्य जो एक विशिष्ट संस्कृति का, एक विशिष्ट धार्मिक जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करते थे, वो जनपद कहलाए। जब इन जनपदों ने अपने पौरुष से, अपने बलों से, सैन्य बलों से आसपास के प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो वो विशाल राज्य फिर, याद रखिएगा, फिर वो महाजनपद कहलाते हैं। जैसे कि आपने भारतीय इतिहास के संदर्भ में मगध महाजनपद, काशी महाजनपद, कुरु महाजनपद, पांचाल महाजनपद, मत्स्य महाजनपद आदि आदि को आपने देखा है। तो ये तो एक शाब्दिक अर्थ जनपद का हो गया है। यदि प्रश्न आ जाता है आपके लिए कि साहब जनपद अवधि राजस्थान के अंदर, याद रखिएगा जनपद अवधि क्या है, तब आपका स्पष्ट जवाब होगा 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का दौर। मोटे तौर पर आप इसको कह सकते हैं 600 वर्ष का जो एक दौर है वो राजस्थान में जनपद अवधि के रूप में आता है। अब प्रश्न ये एक और बन सकता है, क्योंकि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ जो ये सेशंस आपके सामने आ रहे हैं ये कट टू कट है, सिलेबस बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ में यहाँ पर मौजूद हूँ। तो प्रश्न ये बनता है कि जनपदों का आवर्जन हुआ या जनपद यहाँ पर पहले से ही थे। यदि जनपद यहाँ पर पहले से थे तो 300 ईसा पूर्व की एक स्पष्ट निश्चित काल अवधि नहीं आएगी। तो इनका आवर्जन जो हुआ है वो पंजाब वाले एरिया से सबसे पहले हुआ है, पूर्वी राजस्थान में। तो ये आए कहां से, पंजाब से आए, मतलब पंजाब से इनका आना हुआ है, याद रखना। तो ये पंजाब वाले एरिया से राजस्थान में आए, और किस एरिया में सबसे पहले आए, ये पूर्वी राजस्थान के अंदर आते हैं। अब इनका आवर्जन या इनके माइग्रेशन का उद्देश्य क्या था, इनके राजस्थान में आगमन का मुख्य कारण क्या था, आइए इसे भी देखते हैं। प्रश्न आता है साहब राजस्थान में आगमन का उद्देश्य या कारण क्या था, क्यों आए। तो याद रखिएगा इसका स्पष्ट है आंसर आपके सामने, सिकंदर के साथ संघर्ष, सिकंदर एवं उसके पश्चात उसके प्रतिनिधि यूनानी गवर्नरों, क्लियर,
सिकंदर देख के जाने के पश्चात भारतवर्ष का जो अंतिम जो यूनानी ग्रीक गवर्नर था वो फिलिप था। तो यूनानी गवर्नरों के साथ संघर्ष में अपने अस्तित्व, याद रखिएगा, की रक्षार्थ इनका राजस्थान में आगमन हुआ। अगला प्रश्न आता है, आगमन कहां से हुआ? तो इसका स्पष्ट आंसर है साहब, मैं अभी मैप के जरिए बताया जी, पंजाब से हुआ, या आप कह सकते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तरी पश्चिमी सीमांत से हुआ। राजस्थान में सबसे पहले, याद रखिएगा, राजस्थान में सबसे पहले आगमन पंजाब से कहां पर हुआ मैं बता चुका हूं। तो इसका स्पष्ट आंसर है आपके सामने, पूर्वी राजस्थान से हुआ। यदि प्रश्न आ जाए राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद कौन सा है, स्पष्ट मैंने कहा मत्स्य महाजनपद। प्रश्न आ सकता है राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद, यद्यपि ये जनपद से ज्यादा महाजनपद है, तो आपका इसका आंसर होगा मत्स्य महाजनपद। और इसी संदर्भ में आपको एक बात और समझ लेनी है कि मत्स्य महाजनपद का स्पष्ट उल्लेख साहब आपको कहाँ मिल रहा है, ऋग्वेद में प्राप्त हो रहा है। यदि प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में जनपदों का अंत किसने किया, एक बार स्क्रीन आउट होता हूं, यहां तक की बात को उतार लीजिए, बेहद काम के तथ्य हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, और मेरा प्रयास यही है कि वक्त ज्यादा लगेगा। भाई देखिए, सब कुछ आपके लेवल पे डिपेंड है, आपके अंदर जो होगा वही आप बाहर निकालोगे। मेरे साथ समस्या है कि आप जब पढ़ते हो बहुत ज़्यादा, मेरा मानना है कि अध्यापक एक दीपक की भांति होता है, रोजाना आपको ज्ञान रूपी ईंधन को अपने अंदर डाल के पहले अपना अज्ञान की रोशनी को मिटाना होता है, तभी तो आप दूसरों के घरों में चिराग जलाकर, ज्ञान का चिराग जलाकर अज्ञान की निराशा रूपी अज्ञान या असफलता रूपी अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की, तो पहले खुद को जलना पड़ता है बाबू। इसलिए मेरे लिए वो ट्रिकी टीचिंग या शॉर्ट टीचिंग मुझे नहीं, मैं कर ही नहीं सकता हूँ कि मैं उन गलियों से कभी गुजरा ही नहीं। तो यदि एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि जब ये आ गए, सब कुछ हो गया, तो भाई इनका जो डेडलाइन है वो 300 एडी में क्यों आकर टिक रहा है? 300 ईस्वी तक आते आते इनका प्रबल एक मैच्योर फेज रहा, उसके बाद इनका पतन क्यों हुआ? उसकी वजह है कि एक केंद्रीय शक्ति भारत के अंदर, भारत का जो उस समय सेंटर ऑफ हार्ट था, पाटलिपुत्र या पोलीब्रोथा, वहां पर एक वंश का उदय हो चुका था, एंड दैट वाज गुप्त डायनेस्टी, गुप्त राजवंश। अब गुप्त राजवंश में जो सबसे प्रतापी नरेश थे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, स्पेशली समुद्रगुप्त, जिसको धरणीबंध, 100 युद्धों का विजेता, सर्वराज्योच्छेता, कई नामों से पुकारा गया है, उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत इस भारत की अर्गला या भारत की सीमा के जो अर्गला के जो रक्षक थे, ये छोटे छोटे गणराज्य, क्योंकि ये बिल्कुल राजस्थान, आप समझ लीजिएगा, ये बिल्कुल राजस्थान की सीमा पर मौजूद है। उससे पहले ये निश्चित तौर पर उत्तर पश्चिम में भी कुछ कहीं ना कहीं रहे होंगे। आप समझ सकते हो कि जितना, और ये प्रबल योद्धा थे, तो इस सीमा से, वेस्टर्न छोर से जितने भी इन्वेडर्स या आक्रमणकारियों का आक्रमण होगा, तो भारत की गंगा यमुना दोआब या मध्यवर्ती भारत तक पहुंचने के लिए उनको निश्चित तौर पर इन छोटे छोटे गणराज्यों से टकराना पड़ेगा। भाई सिकंदर जैसे विश्व विजेता तथा कथित विश्व विजेता को दुम दबाकर भागना पड़ा इन गणराज्यों के चलते। सोच के देखिए, यदि हम यूनाइटेड होते या एकता होती, खैर ये तो प्रश्न लाजिमी ही नहीं है कि हम एक होते, दुनिया की कोई ताकत, कोई देवता हमें एक नहीं कर सकता, वो तो मेरे मन में, कोई जहन में दूर दूर तक कचरा है ही नहीं। लेकिन ये अर्गला के रक्षक थे, ये सीमा के रक्षक थे गणराज्य। समुद्रगुप्त ने इन गणराज्यों को, स्पेशली योद्धा जनपद का तो समूल नाश किया, तो उसने वो बफर जोन, वो सीमा प्रहरियों को समाप्त कर दिया जो भारी दबाव बना कर रखते थे बाहरी आक्रमणकारियों तक।
अब इनके समाप्त होने से समुद्रगुप्त ने कार्य किया, इनके समाप्त होने से जो पश्चिमी सीमा थी पूरी तौर पर खुल गई उत्तर पश्चिमी सीमांत से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए। यही हुआ, जब हूण आक्रमणकारी भारत में आए तो उनको रोकने के लिए कोई जनपद यहाँ पर नहीं था, या था तो वो कमजोर किए जा चुके थे। यही वजह है कि हूण दनदनाते हुए टिड्डी दलों की भांति रोंदते हुए बिना किसी बाधा के, रुकावट के सीधे वो पाटलिपुत्र तक, फिर आप जानते हो स्कंदगुप्त तक हूणों का आक्रमण हुआ, और हूण आक्रमणकारियों ने ही फिर आगे जाकर गुप्त साम्राज्य के पतन की अर्थी भी तैयार कर दी थी। तो जहां राजस्थान में गणराज्यों की जो पूरी सुरक्षा पंक्ति थी उसको सबसे अधिक क्षति चोट पहुंचाई समुद्रगुप्त ने, और उसके परिणाम स्वरूप हूणों ने फिर गुप्तों को। तो ये एक भारत की कहानी है। एक बात दोबारा मैं बोल रहा हूं, भारतीय इतिहास के साथ सर्वाधिक यदि छेड़खानी हुई है तो हम खुद भारतीयों के द्वारा ही की गई है। तो मोटे तौर पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। मैं एक लाइन और यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। गणराज्यों का विनाशक, राजस्थान के गणराज्यों का विनाशक यदि कोई था तो वो था गुप्त नरेश पहले, समुद्रगुप्त, और फिर रही से एक असर बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा कर दी गई। लेकिन ज्यादातर जो श्रेय जाता है वो क्रेडिट जाता है समुद्रगुप्त की जो अपनी साम्राज्यवादी नीति थी। आप जानते हो उसने 21 राज्यों का को 9 और 12 के अनुपात में उसने साउदर्न मतलब दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत के अंदर, और वही राज्य ही नहीं, उसने कबायली, जनपद, गणराज्य सबका समूल नाश किया था, टोटली इरेडिकेट किया था समुद्रगुप्त ने। तो ये तो एक इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि साहब राजस्थान में ये किन किन क्षेत्रों में आकर स्थापित हुई, ये एक राजस्थान का मैप आपके सामने है। एक क्रम से मैं आपके सामने चीजों को लेकर आऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उसी रूप में समझते चलें। सबसे पहले जो जनपद आपको, हम बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया से आरंभ करेंगे, जो नॉर्थ टिप एंड है, क्लियर, वहां से हम अपनी बात को आरंभ करेंगे। सबसे पहले जो जनपद स्थापित हुआ वो जनपद था, याद रखिएगा, योधय जनपद। अब ये योधय जनपद कहाँ स्थापित हुआ है देखिएगा, यहाँ पर है आपका गंगानगर, यानी कि आप कहेंगे एक तरह से जो आपका टिप उत्तरी छोर है गंगानगर, ठीक है साहब। और इस एरिया में है आपका हनुमानगढ़, क्लियर है। और इस एरिया में है आपका, याद रखिएगा, बीकानेर। तो आप यहां पर अनुमान लगाइएगा कि जो प्रारंभिक क्षेत्र है, ठीक है साहब, वो है उत्तरी राजस्थान। और उत्तरी राजस्थान का कौन सा एरिया आपको नजर आ रहा है, याद रखिएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, या नीचे से स्टार्ट करें, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर। गंगानगर पहले नंबर पर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, इन 3 क्षेत्रों जो वर्तमान के जो प्रदेश हैं, यहां पर योधय जनपद की स्थापना हुई थी। योधय जनपद याद रखिएगा, जिसकी शासन प्रणाली थी अर्ध राजतंत्रात्मक, इस बात को याद रखिएगा, क्लियर। और ये दुर्गा के उपासक थे, प्रबल योद्धा थे, ये दुर्गा के उपासक थे। यहाँ के नरेशों की उपाधि क्या थी, वो थी महाराज सेनापति। इनकी शासन व्यवस्था अर्ध राजतंत्रात्मक थी। और यहाँ का जो सबसे प्रतापी नरेश था उसका नाम था कुमार नामी। इन्होंने उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति का अंत किया था। योधे जनपद ने इतना प्रभावशाली ये जनपद था, और इस योधे जनपद को फाइनली फिर समुद्रगुप्त के द्वारा इसका अंत कर दिया गया था। सबसे प्रतापी नरेश, याद रखिएगा, सबसे प्रतापी नरेश जो था वो था कुमार नामी। और इनका जो सबसे प्रबल जो उपलब्धि थी वो थी, आपने उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति का अंत कर दिया था। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि योधयों ने कुषाण शक्ति का अंत कर दिया। इस बात का उल्लेख
कुषाणों के शत्रु शक नरेश रुद्रदामन अपने, इस बात को आप लोग समझिएगा, रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में इस बात की पुष्टि करता है कि कुषाण शक्ति, कुषाण जैसे ताकतवर राजवंश का अंत स्पष्ट तौर पर योद्धियों के द्वारा कर दिया गया। इनका सबसे प्रतापी नरेश जो है वो कुमार नामी है, और इनके नरेशों की जो उपाधि थी वो थी महाराज सेनापति। याद रखिएगा, महाराज सेनापति उपाधि थी। योधे राजवंश के शासकों की शासन व्यवस्था इनकी थी अर्ध राजतंत्रात्मक। क्लियर साहब। अब ये तो खैर अपने सामने एक बात हो गई है। अगला जो जनपद है उसे देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको ठीक से समझ में आई है। अगला जो जनपद है वो बेहद महत्वपूर्ण जनपद के रूप में हमारे सामने निकल कर आता है। अब आप उस जनपद को भी ठीक से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो हम इसी की बात करते हैं, देन ये वाली इन चलेगा। अब जो पूर्वी राजस्थान की तरफ आई है, जहां पर सबसे प्राचीन जनपद था, देखिएगा आप यहां पर लीजिए उत्तरी पूर्वी जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, याद रखिएगा, और पूर्वी करौली। ये प्रदेश आपके सामने हैं। उत्तरी पूर्वी जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और पूर्वी करौली, ये 4 एरिया मिलकर वर्तमान जो 4 जिले हैं राजस्थान के, यहां पर राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद मौजूद था, और इस जनपद का नाम था, याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, मत्स्य महा जनपद। सबसे प्राचीन जनपद मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी थी बैराट। और आप लोग जानते हैं कि हमने बैराट को एक पूर्ण सभ्यता के रूप में काफी विस्तार से पढ़ा है। महाभारत में एक नरेश शहाज का उल्लेख मिलता है। मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक का हवाला भी दिया था। शहाज ने चेदी महाजनपद और मत्स्य महाजनपद पर संयुक्त शासन किया था। तो महाभारत काल में यहाँ के एक प्रसिद्ध नरेश शहाज का आपको जानकारी मिलता है। अब मत्स्य महाजनपद में कौन कौन से प्रदेश हैं? उत्तरी पूर्वी जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। नीचे से स्टार्ट करें, पूर्वी करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, उत्तरी पूर्वी जयपुर। ऊपर से देख लीजिए, उत्तरी पूर्वी जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और पूर्वी करौली। मत्स्य महाजनपद की सबसे बड़ी बात यह थी कि मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी बैराट, हम पढ़ चुके, उसको आदिम चित्रशाला, प्रागैतिहासिक चित्रशाला कहते हैं। क्लियर साहब। यहाँ पर जो बैराट थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि बैराट आगे जाकर हीनयान बौद्ध शाखा का केंद्र रहा, और हूण आक्रमणकारी व्हाइट हूण मिहिर कुल को बौद्ध सभ्यता का विनाशक भी कहा गया है। हम हिस्टोरिकल सोर्सेज में तमाम बातों को बहुत विस्तार से देख चुके हैं भाई। ये वही व्हाइट हूण, श्वेत हूण है मिहिर कुल, जिसकी पुत्री हिरिया देवी या हिरण्या देवी से गोहिल नरेश अल्लट ने विवाह रचाया था। क्लियर है। और आपको इसी संदर्भ में और बता दूं, इस मिहिर कुल की फिर चूल्हे हिलाई थी निकटवर्ती मालव जनपद की जो शाखा थी, राजर्षि शाखा नांदसा की, भीलवाड़ा में। वहां के जो वहां का जो प्रबल सेनापति योद्धा था चाहमान, उसके द्वारा पुष्कर के निकट युद्ध हुआ था, और मिहिर कुल को न केवल बुरी तरह से परास्त किया गया, बल्कि उसको भागकर कश्मीर में शरण लेनी पड़ी थी। वो फिर मालव जनपद के चाहमान योद्धाओं ने वो हाल किया था। कहते हैं कि चीनी यात्री वैनसांग, वो अपनी पुस्तक सीयूकी में इस बात का उल्लेख करता है, चीनी यात्री वैनसांग या युवानचांग या श्वानचांग, जिसको नीति का पंडित, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार एवं वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है, जो सम्राट हर्ष के काल में चीन से चलकर भारत में नालंदा महाजनपद का, नालंदा विश्वविद्यालय में महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था। उसने भी हीनयान बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए भाई बैराट की यात्रा करी थी, और अपनी पुस्तक सीयूकी में उसको नाम प्रदान किया उसने, पार यात्र। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है।
मिहिर कुल को बैराट की बौद्ध सभ्यता का विनाशक भी माना जाता है। तमाम बातें मैं बता चुका हूँ। आप पुरानी इसी सीरीज में जो एपिसोड डला हुआ है, सेशन डला हुआ है बैराट सभ्यता को विस्तार से पढ़िए, आनंद आएगा खूब सारा। क्लियर है। लेकिन एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इसी मत्स्य महाजनपद के अंदर याद रखना, अलवर में एक छोटा सा जनपद था शाल्व जनपद, जैसे कि राजस्थान में अलग अलग जिले हैं। भरतपुर के अंदर जनपद था राजन्य, और कालांतर में याद रखना, कालांतर में दोनों जनपद मिलकर एक नया जनपद बनाते हैं संयुक्त होकर, आश्वायान या अर्जुनायन, आश्वायान या अर्जुनायन। और ये सारा का सारा किसका इलाका है? मत्स्य महाजनपद का। अच्छा, एक और मामला देखिएगा कि भरतपुर, धौलपुर और ये भी देख लीजिए, भरतपुर, धौलपुर और अलवर ये मिलकर मथुरा के साथ एक नया जनपद था शूरसेन, उसके भी हिस्से में थे, क्योंकि उस जमाने में जिला, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जैसी तो कोई चीज नहीं थी। ये तो आज हमने सीमा का निर्धारण किया है। शूरसेन जिसकी राजधानी थी मथुरा। तो आप आइडिया लगा लीजिएगा कि मत्स्य महाजनपद का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कितना अधिक आपके सामने निकल कर आता है। इस बात की सहज अनुमान, सहज पुष्टि आप कर सकते हैं। ठीक है साहब। तो ये हुआ आपका मत्स्य महाजनपद, जिसमें अलवर के अंदर शालू भी है, भरतपुर के अंदर राजन्य, दोनों मिलकर फिर अर्जुनायन या आश्वायन, यानी कि अलवर और भरतपुर मिलकर। तो पहला जनपद जो टॉप पर आपने देखा वो योधे है, जिसमें प्रदेश आ रहे हैं। तरीका वही रखना, जो सीक्वेंस, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, और उसके बाद दूसरा जनपद आप लोग पढ़ रहे हैं मत्स्य महाजनपद, जिसमें उत्तरी पूर्वी जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं पूर्वी करौली। अलवर में शाल्व, भरतपुर में राजन्य, आगे जाकर वो अर्जुनायन और आश्वायन, और फिर शूरसेन जनपद, जिसमें कुछ हिस्सा अलवर का, कुछ धौलपुर का, कुछ भरतपुर का। बेसिकली भरतपुर का जो ब्रिज भाषाई क्षेत्र, क्योंकि मथुरा के निकटवर्ती का एरिया आता है। क्लियर सा। इसके बाद एक जनपद आता है जो वर्तमान टोंक के अंदर, टोंक के अंदर स्थित था, याद रखिएगा। और ये जनपद है आपका मालव जनपद, बेहद महत्वपूर्ण ये जनपद है। टोंक के अंदर दो प्रदेश आपको नजर आते हैं, एक रेड और एक नगर। हम रेड के बारे में काफी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। राजस्थान का प्राचीन टाटानगर, सिक्कों के दौरान भी मैंने आपको बात बताई थी, सिक्कों के दौरान भी बात बताई थी, और अभी हाल ही में रेड सभ्यता पूरी पढ़ाई है मैंने। नगर को तो करकोट कहा गया, नगर की तो खोज ही सीएल कार्लाइल के द्वारा की गई है। सीएल कार्लाइल, जिन्हें राजस्थान में पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ राजस्थान आर्कियोलॉजी के नाम से भी पुकारा जाता है, जाना जाता है। Isn't it? तो आप इस बात को आइडिया लगाइएगा कि मालव जनपद की राजधानी, यदि अब मैं इस बारे में सारी बात करूं, मालव जनपद की राजधानी है नगर, और मालव जनपद का, क्योंकि मालवा नाम जय है, योधे जनपद के सिक्कों पर भी योधिया नाम जय अंकित रहा करता था। सिक्कों पर मैं लिख देता हूं यहां पर, योधिया नाम जय है, और इनके सिक्कों पर लिखा रहता था मालवा नाम जय है। और मालव जनपद की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो ये थी कि यहाँ का जो प्रबल सेनापति होता था, जो प्रमुख सेनापति होता था, योद्धा, वही राजा बनता था। मालव जनपद के बहुत सारे सिक्के आपको प्राप्त हुए हैं, रेड से भी और नगर से भी। नगर से आपको 6000 ताम्र सिक्के प्राप्त हुए थे, और इसी प्रकार से रेड को अपना राजस्थान का प्राचीन टाटानगर भी कहा है। 3075 यहाँ से चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए थे, जो राजस्थान में चांदी के आहत सिक्कों की सबसे बड़ी अब तक की फाइंडिंग्स हैं। इसके अलावा कई प्रकार की ताम्र मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। मैं रेड के वो सीरीज उठाकर देख लीजिए, जो सभ्यताओं में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। मालव जनपद की एक शाखा थी राजर्षि शाखा, जो भीलवाड़ा जिले का जो एक नगर है, एक गांव है नांदसा, वहां पर स्थापित थी। यहीं पर एक योद्धा था चाहमान। इस चाहमान ने
बैराट की बौद्ध सभ्यता पर आक्रमण करने वाले व्हाइट हूण, श्वेत हूण, मिहिर कुल और उसके बाप तोरमान के साथ संघर्ष किया था। चाहमान का संघर्ष था तोरमान के साथ, तोरमान जीता, चाहमान मारे गए। फिर चाहमान के पुत्र वासुदेव चौहान ने अपने पिता चाहमान की मृत्यु का बदला तोरमान के पुत्र मिहिरकुल, जो व्हाइट हूण है, जो बैराट की बौद्ध सभ्यता के विनाशक के रूप में भी जाना जाता है, को परास्त किया पुष्कर के निकट। ना केवल परास्त किया बल्कि मिहिरकुल को यहां से भागकर कश्मीर में शरण लेने के लिए मजबूर किया। ये वो मिहिरकुल है जिसकी ताकत से प्रभावित होकर गुहिल नरेश, आहड़ के गुहिल नरेश अल्लट ने उसकी बिटिया हिरिया देवी या हिरण्य देवी से विवाह किया था। आप आइडिया लगाइएगा मालव जनपद का की महानता कितनी रही होगी। मालव जनपद की राजधानी थी नगर, और ये भी याद रखना राजस्थान की पुरातात्विक सभ्यताओं में सबसे प्राचीन महिषासुर मर्दिनी की जो प्राचीनतम मृण मूर्ति है वो नगर से ही प्राप्त हुई है। मालव जनपद का एक प्रबल प्रतापी नरेश था सोम, जिसने भीलवाड़ा में नांदसा, जहां मालव जनपद की राजर्षि शाखा थी, वहां पर सोम ने षष्ठी रात्र यज्ञ का आयोजन करवाया था। कहते हैं शक्ति गुणरूप नामक कोई व्यक्ति इस आयोजन का असल में सूत्रधार था। और फिर उसी नांदसा के अंदर इन्होंने यूप स्तंभ, जिसको नांदसा यूप स्तंभ भी कहा जाता है, स्थापित करवाया था, जो वर्तमान में एक तालाब में स्थित है। और मैं क्लियर कर दूं, कोई नहीं बताएगा जो चाहमान राजवंश स्थापित हुआ शाकंभरी और अजयमेरू में, उसका बिल्कुल संबंध मालव जनपद के साथ है। तो यहाँ का जो राजधानी नगर होगी, इनकी एक शाखा है राजर्षि शाखा, वो नांदसा में स्थापित थी। यहाँ का जो सबसे प्रतापी जो नरेश था, याद रखना, जो सबसे प्रतापी नरेश था उसका नाम था सोम, जिसने नांदसा के अंदर एक यज्ञ का आयोजन करवाया था। वो यज्ञ था षष्ठी रात्र यज्ञ। और फिर षष्ठी रात्र यज्ञ के आयोजन की उपलक्षता में सफलतापूर्वक इसने नांदसा यूप स्तंभ लेख भी प्रतिष्ठित करवाया था। ये मालव जनपद है, याद रखिएगा। मालव जनपद को पाणिनि ने आयुधजीवी बतलाया है। पाणिनि जो महान संस्कृत व्याकरणाचार्य हैं भारतवर्ष के, उन्होंने पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में मालव जनपद को आयुधजीवी बतलाया है। व्हाट डज मीन आयुधजीवी? शस्त्र के द्वारा अपनी आजीविका चला रहे हैं, प्रबल योद्धा हैं और चहुआने हैं यार। अन्न भगवान रो, लूण चौहान रो, दुनिया जानती है। चाहमान राजवंश के किस्से कभी तुर्कों से सुनिएगा, आपको आइडिया लगेगा। बहरहाल अगला जनपद में लेता हूं। तो पहला जनपद आप देखिएगा, मैप बेस्ड टीचिंग्स क्या होती है। देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक्स। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं मुझे क्या होता है, मतलब कैसे यार जिंदगी में भाई आप में से किसी ने भी जन्म लेने के लिए शॉर्ट ट्रिक अपना ही क्या, मरने के लिए शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे क्या, फिर जीवन जीने के लिए सफलता पाने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्यों, और कितने ट्रिक्स याद करोगे? हर ट्रिक के पीछे एक ट्रिक याद करते रहिए, जाल बन के रह जाओगे। समझो, सीखो, URL पद्धति पर चलिए। अंडरस्टैंड, रिमेंबर एंड लर्न। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, देयर इज नो शॉर्टकट to achieve your target. What is the huge risk? Don't take a little chance to shine your career. It's the huge risk. I think there are only 3 steps. Firstly, fix your targets. Mentality prepare करिए, क्या है मेरा लक्ष्य? Then collect your whole energy with the appropriate resources. Then focus. Then shoot. इसके अलावा कुछ नहीं है बाबू लाइफ में। इसीलिए टीचिंग के अंदर भी आपको वो फोकस्ड मैथोडोलॉजी नजर आएगी। पहला जनपद योधय, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। दूसरा जनपद मत्स्य, उत्तरी पूर्व जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। नीचे से स्टार्ट करी, पूर्वी करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, उत्तरी पूर्वी जयपुर, मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद के अंदर भी अलवर के अंदर शालू जनपद, भरतपुर के अंदर राजधानी जनपद, दोनों मिलकर आगे जाकर अर्जुनायन या आश्वायन जनपद बना रहे हैं, यानी कि अलवर, भरतपुर। और कुछ हिस्सा करौली का, भरतपुर का, धौलपुर का मिलकर मथुरा के साथ शूरसेन जनपद, जिसकी राजधानी भी मथुरा थी। मालव जनपद उसके बाद आप लोग देख रहे हैं, जिसकी राजधानी नगर है, और रेड और नगर इसके 2 प्रमुख केंद्र हैं। महिषासुर मर्दिनी की राजस्थान में प्राचीनतम प्रतिमा मृण मूर्ति की नगर से प्राप्त हुई है। 6000 सिक्के आपको
जो सबसे हल्के सबसे छोटे आकार के ताम्र सिक्के हैं नगर से प्राप्त हो रहे हैं। और रेड को तो अपने राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर भी पुकारा है। 3075 सिक्के प्राप्त हो रहे हैं बाबू यहाँ से। राजस्थान में चांदी के आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार आपको यहीं से मिल रहा है। और मालव जनपद की राजधानी है नगर, याद रखिएगा मेरी बात को। इसके बाद आप लोग देखिएगा एक जनपद आपको और देखने को मिलेगा, और ये जनपद मिलेगा वर्तमान चित्तौड़ के अंदर। वर्तमान चित्तौड़ के अंदर, याद रखिएगा। अब ये वर्तमान चित्तौड़ के अंदर कौन सा जनपद है इसे भी देख लीजिएगा। जो वर्तमान चित्तौड़ है, क्लियर, जिसको उस जमाने में नगरी के नाम से जाना जाता था, यहां पर जनपद था, याद रखिएगा, शिवी जनपद। और शिवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका, याद रखना, शिवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका। कालिदास ने अपने ग्रंथ मालविकाग्नि मित्र में, समझ लीजिएगा इस बात को, मालविकाग्नि मित्र के अंदर कालिदास ने माध्यमिका का स्पष्ट उल्लेख किया है। माध्यमिका तक यवन मलेच्छ आक्रमणों का स्पष्ट उल्लेख किया है। और घोसुंडी जो लेख यहां से प्राप्त हुआ है उसमें शिवी जनपद के अंदर गजवंशी नरेश सर्वतात की हमें जानकारी प्राप्त होती है। सर्वतात जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। तो यहाँ का जो सबसे प्रतापी नरेश आपको नजर आता है वो नजर आता है सर्वतात। सर्वतात जो कि गजवंशी नरेश था। और इसी सर्वतात ने, याद रखना, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। जाइए खोजिए, देखिए, जो सीरीज मैंने ऐतिहासिक स्त्रोतों में अभिलेखों की आपके सामने चलाई थी, घोसुंडी लेख, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का लेख है। घोसुंडी लेख से आपको सर्वतात की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, पूजा शिला उपासना की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसको हाथीवाड़ा अभिलेख के रूप में भी हम लोग जानते हैं। आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा इस बात को मुझसे। तो शिवी जनपद की राजधानी है माध्यमिका। और शिवी के बगल में जो जनपद है सबसे, वो 12 के अंदर जनपद आता है, याद रखना। 12 जिले में एक कस्बा आता है बड़वा। यहां से जो जनपद आपको प्राप्त हुआ है ये मोखरी जनपद है। मोखरी राजवंश असल में गुप्तों के बाद आया था। बाद में उनकी एक शाखा यहाँ माइग्रेट हो गई थी। मोखरी जनपद का सबसे प्रबल नरेश था वो था धनत्रात, जिसने अपतोयाम यज्ञ का आयोजन करवाया था। अपतोयाम यज्ञ का। तो मोखरी जनपद बड़वा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, जो 12 जिले में मौजूद है। और इसका सबसे प्रतापी नरेश है धनत्रात, जिसने अपतोयाम यज्ञ का आयोजन करवाया। मोखरी जनपद के पास में है शिवी जनपद, याद रखना। ये लीजिए आपके सामने, बिल्कुल मैं क्लियर करता चला जाता हूं तो आपको बिल्कुल ही चीजें देख लीजिए। मैंने कहा ना, इस टीचिंग का कोई मैच नहीं है। यदि हिस्ट्री को आप मैप बेस्ड टीचिंग के रूप में लेकर नहीं आ सकते तो मुझे कहना पड़ेगा, आई थिंक आपके फैक्ट्स क्लियर नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंटरडिसिप्लिनरी जो टीचिंग होनी चाहिए हिस्ट्री में, डायरेक्टली एसोसिएट विद द पॉलिटी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, इसको आप इकोनॉमिक्स कहते हैं, एंड बिल्कुल निकट का संबंध ज्योग्राफी के साथ आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। तो मोखरी जनपद के पास में जो जनपद हमें नजर आता है वो है शिवी जनपद, उसके ऊपर मालव जनपद, उसके ऊपर मत्स्य जनपद, उसके ऊपर योदय जनपद। तो योदय, मत्स्य, मालव, शिवी एंड मोखरी जनपद। दोबारा देख लीजिएगा, जो योदय जनपद है वो है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। सबसे प्रतापी नरेश कुमार नामी, अर्धराजतंत्रात्मक शासन। इन्हीं योद्धियों ने कुषाण शक्ति का अंत किया। ये दुर्गा के, चामुंडा के उपासक थे। मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी बैराट है, इसमें उत्तरी पूर्वी जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, पूर्वी करौली। और इसी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी बैराट, जिसको आप आदिम चित्रशाला या प्रागैतिहासिक चित्रशाला के नाम से भी पुकारते हैं। अलवर के अंदर शालव जनपद था, भरतपुर के अंदर राजनी जनपद था। आगे जाकर दोनों अर्जुनायन और आश्वायन जनपद के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसी प्रकार से भरतपुर और अलवर और धौलपुर और करौली का कुछ हिस्सा
फिर शूरसेन जनपद का हिस्सा बनता जो जिसकी राजधानी मथुरा थी। पड़ोस में टोंक जिले में जो वर्तमान में रेड और नगर है, वहां पे मालव जनपद था, इसकी राजधानी नगर थी। रेड को राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर भी कहा गया क्योंकि लौह उपकरणों की बहुलता यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ का जैसे प्रतापी नरेश था सोम, जिसने षष्ठी रात्रि यज्ञ करवाया, और नानसा यूप स्तंभले की प्रतिष्ठा करवाई थी। पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी के अंदर मालव जनपद को आयुध जीवी बतलाकर भूरी भूरी प्रशंसा उनकी करी है। उसके पड़ोस में वर्तमान चित्तौड़, जो उस जमाने में नगरी के नाम से जाना जाता था, वहां पर शिव जनपद था जिसकी राजधानी थी माध्यमिका। प्रख्यात संस्कृत साहित्यकार कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, विलियम जोन्स ने उनको कहा है, ने अपने ग्रंथ मालविकाग्निमित्र में माध्यमिका का उल्लेख करते हुए वर्णन किया कि यवनों के धावे माध्यमिका तक हुए हैं। यहाँ का प्रतापी नरेश था सर्वथा, जिसकी जानकारी घोसुंडी लेक से प्राप्त होती है। घोसुंडी लेक से जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। और उसके पड़ोस में 12 जिले के बड़वा कस्बे में आपको मौखरी जनपद की जानकारी मिलती है, जिसका सबसे प्रतापी नरेश था धनत्रात, जिसने अप्तोयाम यज्ञ का आयोजन करवाया था। मैं थोड़ा स्क्रीन आउट होता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जनपद आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि यदि ये मेरी मेहनत सार्थक है तो इस सेशन के अंत के साथ जनपद आपको बहुत क्लियर समझ में आ गए होंगे। यदि ऐसा है कि आपको पूरा मामला बहुत अच्छे से समझ में आया है तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात का समापन करूंगा। लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, बताइए कि कुछ क्लासेस चल रही इस तरह की, देयर इज नो फीस, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपनी इच्छा से को डोनेट करना चाहते हो वो आपकी इच्छा है, यूपीआई स्कैनर वगैरह लगा हुआ है, वो सब इसलिए कि मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मेरी वो फितरत में भी नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। बहरहाल नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं राजपूतों की उत्पत्ति को आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए